हेलो दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के हिस्ट्री के बारे में या हिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि हिस्ट्री के कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसको हम बताएंगे बेसिक तथ्य क्या था, कैसे कैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और दूसरा बात कि हम लोग आज से या 9th क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो हम लोग कुछ विश्व इतिहास जो कहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, उसके पार्ट्स को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट पड़ा। भाई हम लोग इंडियन है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाओ, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री का क्यों ज़रूरत पड़ा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ता ही है। कहे कि आज के ज़माना में अगर हम लोग कहें तो हम लोग एक देश भारत में सिर्फ इतना ही दूर में नहीं रहते हैं, हमारे बहुत सारे लोग अलग अलग कोना में मतलब पृथ्वी के अगर हम कहें तो आज का जो जनरेशन है वो एक ग्लोबल सिटीजन है, सिर्फ इंडियन सिटीजन नहीं है, वी आर ग्लोबल सिटीजन। कहीं भी जाके रहने की स्वतंत्रता सबके पास है। और ये किसके कारण हुआ है? तो सिर्फ और सिर्फ यही वर्ल्ड में जो परिवर्तन हुआ है उसी कारण हुआ है। अगर इतिहास का बात करें तो इतिहास उन कहानियों को दर्शाता है जिन कहानियों में हमारे पूर्वज लोगों ने कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे काम जिसको भी किया है, उन सब के लिखित दस्तावेज को हम लोग इतिहास कहते हैं। सीधा सी बात है कि जो हम लोग को मिला, जो लिखित दस्तावेज था उसको इतिहास बनाए। ऐसा जरूरी नहीं कि हर लिखित दस्तावेज इतिहास बना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, कुछ ऐसे कहानी कविता के थ्रू भी इतिहास को दर्शाया गया, कुछ स्कल्पचर जिसको मूर्तिकार ये सब दर्शाते थे, औजारों से इतिहास पता चला, कुछ एक्सकेवेशन करके जिससे ज़मीन के नीचे का जो निकाला, जैसे डायनासोर ये सब का जो फॉसिल्स निकाला, उसको भी इतिहास के ही क्षेत्र में रखा जाता है, हिस्ट्री के ही क्षेत्र में रखा जाता है। तो इतिहास अगर कहा जाए तो इतिहास वास्तव में डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे पुराने जीवन के, पुराने लोगों के रहन सहन के डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतना बात समझ में आया? इतिहास में अगर हम लोग बात करें, अभी तक जो हम लोग 8th क्लास तक जो इतिहास पढ़ते आ रहे थे, उस इतिहास में हमको राजा महाराजा की कहानी सुनाया जा रहा था या पढ़ाया जा रहा था कि कौन अकबर हुआ, कौन बीरबल हुआ, कौन बाबर हुआ, ठीक है ना, कौन गुलाम वंश, कौन सैयद वंश, कौन लोधी वंश, बहुत सारा वंश इसको पढ़ाया, ठीक है। कौन सा घनानंद का वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ठीक है, सेलुकस निकेटर कौन था, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारा, या फिर कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाया, जिसमें हम लोग को वेद के बारे में पढ़ाया, 4 गो वेद के बारे में पढ़ाया, वेद पुराण कह सकते, उससे पुराने एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया, मोहनजोदारो सभ्यता के बारे में पढ़ाए। मतलब एक कहें मोटा मोटी ऐसा हिस्ट्री पढ़ाया गया जो हमारे बहुत ही ज़्यादा अतीत से जुड़े हुए थे, कब क्यों कैसे इस तरीके के अतीत से जुड़े हुए थे। लेकिन आज हम लोग अतीत की बात नहीं करेंगे, ये कहानी, ये स्टोरी, अब हम लोग चलेंगे वर्तमान स्टोरी को कैसे प्रभावित करता है उस चीज़ को। कहे कि आज देखेंगे तो आज विश्व के अधिकांशतः देश प्रजातंत्र को ही फॉलो करता है, यानी कि डेमोक्रेसी को ही फॉलो करता है। तो क्या ये डेमोक्रेसी एक दिन में हो गया? हजारों करोड़ों की संपत्ति रखने वाले राजा महाराजा एक दिन में हटा दिए गए और चुपचाप हट गए? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अब सोचो, अब तुम ही एक क्वेश्चन समझो, समझना ऐसा कि मान लो तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपया है और कोई या एक झापड़ मारे कहे कि चलो मेरा 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया खाली करो, तुम कर देगा? नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। तो इस बीच में जो राजा और प्रजा के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध हुआ, उन दोनों के बीच में जो एक क्रांति का लहर उठा, ठीक है, उनको हम लोग करेंगे अब रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे यही चीज़। और इसकी आग सबसे पहले लगा था फ्रांस में, फ्रांस देश में सबसे पहले इसका आग लगा हुआ था। सबसे आग लगने का सेंस यहाँ ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे बेसिक पॉइंट बना और यही आधार बना विश्व की क्रांति का। अगर हम लोग देखें पुराने ज़माने में ऐसा था कि ब्रिटिश एम्पायर था या ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसने पूरा वर्ल्ड पे रूल किया, एक भी ऐसा देश नहीं छोड़ा। मतलब उसके राज्य में ऐसा कहा जाता था कि समझो कि 80% जो धरती का जो भूमि था ना, वो अंग्रेज का था, ब्रिटिश एम्पायर में था। तो इन सारे ज़मीनों को जो अंग्रेज अपने अधीन कर रखा था या अपने गुलाम बना के रखा हुआ था, तरह तरह के लोगों को, इंडियन को, अफ्रीकन को, हर देश के हर लोगों को गुलाम बना रखा था। क्या ये गुलाम, ये दासता से कभी मुक्ति मिलता? नहीं मिल पाता अगर ये क्रांति नहीं होता। तो कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ये पूरा विश्व के इतिहास से कनेक्टेड है। अगर देखेंगे, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अगर फ्रेंच की क्रांति में अगर वो विचारधाराएं,
वो सोच समझ नहीं उत्पन्न हुआ होता तो आज भी मनुष्य राजतंत्र में जी रहे होते और इतना डेमोक्रेसी नहीं होता, ना उनको बोलने का अधिकार होता, ना अपना ज़मीन खरीदने का अधिकार होता, ना वो बसने का अधिकार ही रखता था, है ना। लेकिन इसमें एक खास बात ये ध्यान रखेंगे कि है ना, ऐसा नहीं था कि पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो साफ गलत ही होते थे, ठीक है। हाँ, उनके औलाद के औलाद जो ये था ना, वंशानुगत जो परंपरा था कि राजा का पुत्र राजा बनेगा, उसका पुत्र फिर राजा बनेगा, ये वंशानुगत जो तरीका था वो बहुत गलत था। ऐसे तो एक कहा जाता है कि 5वीं सदी में चीन में ऐसी सभ्यता थी कि चीन में ऐसा सभ्यता था 5वीं सदी में कि एक वंश को काटो और उसके जगह पे बैठ जाओ। और कुछ इसी तरीके का रास्ता हम लोग के गुलाम वंश में भी दिखा था कि एक को काटता था, उसके जगह दूसरा बैठ जाता था, ठीक है। लेकिन फ्रांस में या फिर फ्रेंच जो लोग थे, यूरोपियन कंट्री में ऐसा कुछ नहीं था। उस जगह कुछ अलग ही माहौल था। उन लोगों का कुछ अलग ही लड़ाई था, खास लड़ाई उन लोगों का कुछ अलग ही था। वो लोग कुछ अलग ही टॉपिक पे लड़ रहे थे कि उन लोगों को कैसे रहना है, बड़े महल में कैसे रहेंगे, ठीक है, कैसे उनका अधिकार और बढ़ेगा। इन तरीका का मांग उन लोगों का था। खास करके फ्रांस में, फ्रांस के लोगों में कुछ ज़्यादा ही, मतलब जो कहते हैं ना, बुद्धि का विकास कुछ ज़्यादा ही हो गया हुआ था और वो लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे कि विश्व के बारे में, या फिर कह सकते हैं खुद के बारे में सोचते सोचते, कहते हैं ना कि खुद की भलाई करते करते विश्व उससे सीख करके दूसरा का भलाई भी हो जाता है। तो समझो इसी तरीके का कि फ्रांस के लोग जो थे ना, पहले अपने भलाई सोचे कि अगर ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसमें बहुत सारा रास्ता, बहुत सारे पड़ाव को पार करके उनको जाना पड़ा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बात करें तो 18वीं सदी के मध्य में, लगभग 18वीं सदी के मध्य में ये स्टार्टिंग हुआ। कह सकते हैं 1774 ईस्वी में, लगभग 18वीं सदी शुरुआत होने वाला था, या कह सकते हैं 18वीं सदी का मध्य था, उत्तरार्ध था, कहने का आधा बीत चुका था, कुछ बाकी था 18वीं सदी। उस पीरियड में हुआ ये कि 18वीं सदी में क्या हुआ कि लोगों के पास ऐसा हुआ कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसी समाज अपने कुछ कारणों से अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ था, ठीक है। पहले समझते हैं कि कौन कौन कैटेगरी में थे। तो फ्रांसीसी समाज 3 कैटेगरी में बटे हुए थे। पहला कैटेगरी था कलर्जी, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरा थर्ड स्टेट में आता था। इसको फर्स्ट स्टेट कहा जाता था, इसको सेकेंड स्टेट कहा जाता था, इसको थर्ड स्टेट कहा जाता था। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लिख दिए हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर हिंदी वाले होंगे वो हिंदी के टॉपिक को समझ सकते हैं, उसके मुख्य बिंदु को समझ सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले होंगे उसको इंग्लिश के मुख्य बिंदु को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। हम लोग का इतिहास ऐसा नहीं है कि हम लोग एंशिएंट इतिहास पढ़ रहे हैं, नहीं, अभी 18th सेंचुरी के इतिहास पढ़ेंगे हम लोग कि उस समय का सोसाइटी कैसा था। और खास करके बात हम लोग कर रहे हैं फ्रेंच का, यानी कि फ्रांस का बात कर रहे हैं कि फ्रांस में कैसी सोसाइटी था। तो याद रखेंगे कि फ्रांस में सोसाइटी कैसा था, तो 3 स्टेट में बटा हुआ सोसाइटी था। पहला स्टेट था कलर्जी, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरा थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट में भी बहुत अलग तरीका का था, थर्ड स्टेट सोसाइटी भी बहुत अलग तरीका का सोसाइटी था। इस थर्ड स्टेट सोसाइटी को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया हुआ था। पहला जिसमें बिजनेसमैन आते थे, जिसमें वकील आता था, देश के कर्मचारी लोग आते थे, जिसमें कह सकते हैं कि राजा के जो चमचा लोग होते थे वो आते थे। ऐसा समझ लो कि इनके पास बहुत पैसा था। ये थर्ड स्टेट के पहले लोग जो थे इनके पास बहुत पैसा था, ये अमीर बिजनेसमैन का घर था। दूसरा में ऐसे किसान आते थे जिनके पास खुद का ज़मीन होता था, अपने ज़मीन पे वो खेती करते थे, या फिर कारीगर लोग जो हस्तकला में, शिल्प कला में माहिर लोग होते थे, ऐसे दूसरे कैटेगरी में आते थे। और एक तीसरा आता था जो बहुत ही ज़्यादा निसहाय असहायों का समूह आज भी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना, और इनका स्थिति आज भी उतना अच्छा नहीं हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडलेस पीजेंट। ऐसे लोग जो भूमिहीन किसान, ऐसा समझते हैं। लैंडलेस पीजेंट कहने का मतलब है भूमिहीन किसान और लेबर, मजदूर लोग, ये सब इसमें आते थे। किस में आते थे? थर्ड स्टेट के सबसे निचले स्तर पे आते थे। तो कह सकते हैं थर्ड स्टेट का 3 पार्ट था। पहला जिसमें बिजनेसमैन, वकील, ठीक है, मतलब बढ़िया पैसे वाले लोग, रिच पर्सन आते थे। दूसरा होता था जिसमें पीजेंट, ऐसे किसान आते थे जिनके पास अपना खुद का खेत होता था। तीसरा होता था कंडीशन, ऐसे लोगों का जिसके पास ना अपना जमीन होता था और वो मजदूरी करके ही अपना निर्वहन कर पाते थे, ठीक है। कंडीशन ये हुआ, बात समझते हैं कि कंडीशन ये हुआ कि यहाँ के लोगों के पास स्ट्रगल चालू हो गया रहने के लिए। ऐसा हुआ कि 1700, ऐसा मानिए आप, ऐसा समझिए
कि अचानक से फ्रांस में सूखा पड़ गया। फ्रांस में अचानक से सूखा पड़ गया, ठीक है। सूखा पड़ने के कारण वहाँ पर ऐसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश होता है, तो लोगों के पास सर्वाइवल का बहुत डिफ़िकल्टी होने लगा। सर्वाइवल का डिफ़िकल्टी जैसे कि उनको पाव रोटी जो कहते हैं ना, उनका ब्रेड जो होता था, उनकी प्राइसेस बहुत हाई हो गया। और दूसरा कारण ये भी था कि फ्रांस की जनसंख्या अचानक से बहुत बढ़ गया। ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रांस की जनसंख्या 1789 तक 2.8 करोड़ यानी कि लगभग 3 करोड़ के पास पहुंच गया, जो कि 1715 ईस्वी तक मात्र है ना 2 करोड़ या 2.3 करोड़ के पास था। तो अचानक से ये 50 लाख जो पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ, उनका पेट भरने के लिए और लोगों को मैनेज करके रखने के लिए लोगों के पास ब्रेड का बहुत दिक्कत होने लगा। कहने का मतलब उनके पाव रोटी का दुख बढ़ गया। तो पाव रोटी का दुख बढ़ गया तो लोगों में इसके लिए मतलब जब मान लेते हैं किसी के पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा, बगावत करेगा। यही बात था जो वहाँ की जनता लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बगावत करना स्टार्ट कर दिया। अब किसके खिलाफ बगावत करना स्टार्ट किया, तो बगावत करना स्टार्ट किया कलर्जी क्लास के खिलाफ और नोबिलिटी के खिलाफ। ये पादरी ग्रुप होते थे, कलर्जी में पादरी ग्रुप होते थे, और नोबिलिटी में कुलीन ग्रुप, जिसको राजा के घर से जो लोग होते थे उनको कहा जाता था। तो जनरली फ्रांस की जो क्रांति था इसमें शुरुआती कैसे हुआ तो समझते हैं। क्या हुआ कि 1774 ईस्वी में है ना एक था बुर्बो राजवंश, नाम था राजवंश का बुर्बो राजवंश। यहाँ देखेंगे 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का है ना एक राजा हुआ जिसका नाम था लुई 16वां, कह सकते हैं लुईस 16 था, जो 1774 में है ना वहाँ का राजा बना, जिस समय उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष था। इतना बात समझ में आया। उसकी पत्नी का नाम था मेरी एंटोनुएट, ठीक है, उसकी पत्नी का नाम था मेरी एंटोनुएट। इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, ध्यान रखेंगे, इसको समझ लेंगे। उसकी पत्नी का नाम था मेरी एंटोनुएट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इससे हुआ था, ठीक है। क्या हुआ कि जब फ्रांस में इस राजा का शासन था तो उसने अमेरिका की मदद करने के लिए, ठीक है, तो ब्रिटेन के अधीन 13 उपनिवेशों को अमेरिका को पैसा देकर उसको स्वतंत्र करवा दिया, ठीक है। 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने के लिए अमेरिका का साथ दिया। कौन दिया? फ्रांस दिया था। किस लिए दिया था? कि भाई उसके 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया जाए और वो अमेरिका के साथ अच्छा व्यवहार और अपने आप को ज़्यादा रईस या अपने आप को अमीर साबित करने के लिए इस लुई 16वां ने ये काम किया। और हजारों मतलब लिब्रे कहा जाता है, फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था, बहुत सारे लिब्रे उसको दिया, हजारों करोड़ में लिब्रे उसको दिया, जिसके कारण अमेरिका का ये 13 गो राष्ट्र जो था वो स्वतंत्र हो गया। लेकिन ये स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ कि फ्रांस में अचानक से बहुत ज़्यादा गरीबी हो गया। और ये राजा जो था इसके अय्यासी में कोई कमी नहीं हुई, इनके कलर्जी या नोबिलिटी ग्रुप में कोई अय्यासी में कोई कमी नहीं हुआ। ये अपने महल में आराम से बैठे रहते थे, बड़े आलीशान महल बनवाते थे, बास्तिल में बहुत अच्छा शास्त्रागार बनवाए थे, ठीक है, तरह तरह का अपना व्यवस्था पूरा कंप्लीट करके रखे हुए थे। और जो प्रजा था, प्रजा में भूखमरी बढ़ते जा रहा था, उनके 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसके ऊपर से इनके ऊपर लगने वाला कर जो था, टैक्सेस जो था, वो अलग था। कर जो था ये राजा अलग अलग तरह का टैक्स लगाता था। तो क्या हुआ कि इसी बीच में जो मिडिल क्लास लोग थे, जो छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे, उन लोगों का उदय होने लगा। ये छोटे किसान बढ़ने लगे। मिडिल क्लास के जो छोटे किसान थे वो बढ़ने लगे और इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिए। किनका? कलर्जी नोबिलिटी का विरोध करना स्टार्ट कर दिए। जब कलर्जी या नोबिलिटी का जब विरोध हो रहा था तो एक बार क्या करते हैं कि ये राजा लुई 16वां जो रहता है अपने दरबार में एक बैठक बुलाता है। ध्यान रखेंगे, अपने दरबार में एक बैठक बुलवाता है और बैठक में कहता है कि भाई तुम लोग का इसका सदस्य निश्चित किया गया हुआ था कि कलर्जी ग्रुप से 300 सदस्य होते थे, नोबिलिटी ग्रुप से 300 सदस्य होते थे और थर्ड स्टेट से 600 सदस्य होते थे। समझिएगा, कलर्जी स्टेट से 300 सदस्य, नोबिलिटी स्टेट से 300 सदस्य और थर्ड स्टेट से 600 सदस्य होते थे। इस 600 सदस्य में से खास करके पढ़े लिखे बिजनेसमैन और जिसके पास भूमि होता था वो किसान होते थे। ये लैंडलेस और लेबर को नहीं रखा जाता था इसमें, ठीक है। बात समझते हैं कि जब इसने अपने यहाँ बैठक बुलाया, ठीक है, बैठक बुलाया तो बैठक में कहा कि भाई देखो कि टैक्सेस बढ़ाना पड़ेगा। कहे कि राजा का राज्य का जो खजाना था वो खाली होते जा रहा था, तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थर्ड स्टेट के लोग कहा कि टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो वोट करवा लीजिए, है ना, मतदान करवा लीजिए, वोट करवा लीजिए।
बात तो सही था, वोट करवा लीजिए कि टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये तो जानते थे कि कलर्जी या नोबिलिटी है ना मेरे पक्ष में रहेगा। इनको तो वोट देने का अधिकार दिया नहीं था, ये थर्ड स्टेट वाले। मतलब ये लोग जो फैसला कर देते थे, ये लोग जो वोट दे देते थे, उसी को मत माना जाता था। मतलब इनके एक नंबर को एक वोट गिना जाता था और इनके वोट को गिना ही नहीं जाता था। तो इन लोगों ने, थर्ड स्टेट वाले ने कहा कि भाई मेरे भी अधिकार का, मेरा भी जो मत है उसको मान्य देना पड़ेगा। मतलब एक व्यक्ति एक वोट हुआ, ऐसा मान्यता इन लोगों ने, थर्ड स्टेट के लोगों ने मांग किया। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने मांग किया तो राजा ने इस मांग को माना कर दिया, सीधा कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वोट तो यही दो को देंगे। तो यहाँ के जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो वहाँ से निकल गए, वहाँ से निकल गए और एक स्टेडियम में चले गए, एक स्टेडियम में चले गए और स्टेडियम में बैठक बुलाए, ठीक है। और उस बैठक में एक दो भाई, मतलब दो पर्सन थे, जो एक आता था कुलीन वर्ग, किसी का नोबिलिटी से आता था, और एक आता था है ना पादरी वर्ग से। एक नेशनल असेंबली की रचना किया गया जिसमें एक कुलीन वर्ग से मिराबियो नाम का पर्सन आता था और एक आता था पादरी जिसका नाम था आबे सीए। क्या नाम था? आबे सीए। इन्होंने कहा, नेशनल असेंबली बनाया और कहा कि नहीं भाई हमको तो अपना चाहिए, अपना मताधिकार चाहिए। और इन्होंने इनके विरोध, राजा के विरोध मुहिम छेड़ दिया और लोग ने इनका साथ भी दिया, ठीक है। 4 अगस्त 1789 को करों का बंधन वाली व्यवस्था को खत्म करने का मांग किया कि कर नहीं लेंगे हम। कर कैसा लगता था? तो सबसे पहले समझते हैं, इन लोगों के पास जो कर लगता था वो बड़े डिफरेंट तरह का कर लगता था। जैसे कि हम लोग बात करें, इनको धार्मिक कर देना पड़ता था। इन दो स्टेज को नहीं, कलर्जी को, नोबिलिटी को नहीं देना पड़ता था। देना किसको पड़ता था? तो देना पड़ता था सिर्फ थर्ड स्टेट वाले को। किसको देना पड़ता था? कर देना पड़ता था थर्ड स्टेट वाले को। जिनको कौन कौन सा कर देना पड़ता था? धार्मिक कर देना पड़ता था, पादरी का अधिकार कर देना पड़ता था, चर्च के लिए कर देना पड़ता था। मतलब तरह तरह के कर को देना पड़ता था। और इन करों को दो नाम से जाना जाता था। एक कर का नाम था टाइट। क्या नाम था? टाइट। और दूसरे कर का नाम था टाइट। टाइट कर जो कृषि का 1/10 हिस्सा है ना, 1/10 हिस्सा ये क्या किसको दिया जाता था? पादरी को दे दिया जाता था। मतलब जो कृषि हुआ, मान लेते हैं 100 किलो अनाज हुआ किसी के घर में, तो 100 किलो का 10 किलो किसको ले जा करके देगा? 100 किलो का 10 किलो किसको ले जाकर देगा? वो पादरी को दे देगा। और ये टाइल जो सरकार का कर होता था, ये टाइल सरकार का कर, सरकार का मनमाना वसूलता था, उसका कोई रोक टोक नहीं था। वो 10 किलो उधर ले, 10 किलो अगर ये लेता था, पादरी लेते थे, तो ये 25-30 किलो ये उठा के ले जाता था 100 किलो में से। तो कहने का सेंस है कि सरकार का कर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था और चर्च का कर भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। किसके ऊपर? थर्ड स्टेट वाले के ऊपर। तो इन सब के अलावा ये लोग अप्रत्यक्ष कर भी लगाते थे। अप्रत्यक्ष कर कैसा लगाते थे? जैसे कि नमक पे कर लगा देते थे। लोग जो उस समय को कहते हैं, जैसे नशा करने के लिए तंबाकू यूज़ करते थे या कीटनाशक के रूप में तंबाकू का यूज़ करते थे, उन पे कर लगा देते थे। नमक, तंबाकू, टबैको, इन सब पे टैक्सेस, हर चीज़ पे टैक्स थोपने लगे। कौन? तो इनके राजा, है ना, तरह तरह के टैक्स लगाते थे। इससे कारण क्या हुआ कि मध्य वर्ग के जो लोग थे उनके मन में एक अलग तरह का कंसेप्ट जन्म लिया और उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का जो अधिकार है उनको बहुत गलत मानते थे और कहे कि नहीं इनका अधिकार बहुत गलत है, इनके अधिकार को खत्म किया जाए। तो इनको अधिकार को खत्म करने के लिए, ठीक है, इनके अधिकार को खत्म करने के लिए 1789 में, समझते हैं 1789 में, मतलब 1789 में एक कन्वेंशन को स्टेट जर्नल द्वारा, है ना, थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली के द्वारा पास करवाया गया। कन्वेंशन के आधार पर यह कहा गया कि इनका जो अधिकार है उनको खत्म करो, कलर्जी का, नोबिलिटी का जो अधिकार है उसको खत्म करो। और इस अधिकार को खत्म कर दिया गया, इस अधिकार को खत्म कर दिया गया। खत्म करने के बाद इनका जो अधिकार था उनके हिसाब से क्या किया गया? 3 चीज को खत्म किया गया। पहला, धार्मिक कर को खत्म किया गया, मतलब कि अब चर्च को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, पादरी का अधिकार था। पादरी जो अधिकार मांगता था कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, है ना, वो तो राजा से भी लेता था और प्रजा से भी लेता था। पादरी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। पादरी कहने का सेंस समझ लीजिए, ब्राह्मण पंडित, उस जगह के पंडित जो थे उनको पादरी कहा जाता था, ठीक है ना। चर्च के अधीन में बहुत जमीन था। इस चर्च के जमीन को सब छीनना स्टार्ट किया कि भाई चर्च के पास जमीन नहीं रहेगा, जमीन किसान का होता है, किसान का होगा, ठीक है ना। इसी बात पर यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, समझिएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसको समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, 90% किसान जो थे उनके पास जमीन ही नहीं थी,
ठीक है। और जितना जमीन था उसका 60% जमीन पर सिर्फ कुलीन और पादरी का अधिकार था, और कुछ जमीन जो था वो अमीरों के पास भी था, अमीर लोग जो थे उनके अधिकार में था। तो लोगों का तो मेन चीज था कृषि। अब कृषि के आधार पर देखा जाए तो ज़्यादा जमीन 60% लेकर के जमीन अमीर रखे हुए हैं, उनका अधिकार है। तो इन लोगों के पास बहुत मतलब लाइवलीहुड का बहुत टेंशन हो गया। पाव रोटी के लिए लेडीज सब जो रहती थी, यहाँ की जो महिलाएं होती थी, वो बेकरी, हम लोग जैसे रोटी खाते हैं ना, बना लिए ताज़ा ताज़ा रोटी खा लिए, वैसा नहीं। ये लोग को रोटी कैसा खाना है, बासी रोटी खाते हैं, पाव रोटी कहते हैं, जिसको ब्रेड कहते हैं। क्या करते थे इन लोगों का, ब्रेड जो होता था वो मैदा वाला ब्रेड, जो हम लोग के कल्चर में नहीं है लेकिन खाते हैं, हम लोग भी आजकल खाने लगे हैं, जो बर्गर उर्गर में जो ब्रेड इस्तेमाल किया जाता था। फ्रेंच के लोग जो थे ना, ये बहुत ब्रेड खाते हैं, उनका मुख्य आहार ब्रेड ही है। और ब्रेड ऐसे वैसे नहीं खाते थे, इनका पूरा मुख्य आहार ब्रेड था। और इनका मैनेजमेंट करने के लिए इनकी महिलाएं इन सब में काम करती थी। महिलाएं क्या करती थी, सुबह सुबह बेकरी जाती थी, घंटों लाइन में लगी हुई है बेकरी में, है ना, ब्रेड नहीं मिल रहा है। और जो भी ब्रेड था उसको क्या कर लिया गया था, अमीरों के द्वारा जमाखोरी कर लिया गया हुआ था, मतलब बनाता ही नहीं था, वो अनाज को पैक करके रख लिया हुआ था। जिसके कारण भूखमरी जो कहते हैं ना, भूखमरी, वो पूरे तरीका से फ्रांस में छा गया हुआ था। महिलाएं भी परेशान, बच्चे परेशान, मतलब भूखे रहना पड़ रहा था, किसान उसान सबको। तो उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पास जो विशेष अधिकार था, जैसे कि उनको कर देने का छूट था, शासन करना उन्हीं को दिया जाता था, है ना, कर नहीं देते थे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले, ये कर नहीं देते थे, कर पे करते ही नहीं थे, टैक्स देते ही नहीं थे, टैक्स को देते ही नहीं थे, टैक्स देते थे बेचारे थर्ड स्टेट वाले। तो इन सब के विरोध में इन्होंने कहा कि हटाओ, अभी इसको हटाया जाए और इनका सारा अधिकार को खत्म कर दिया गया। जितने अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर थे, उन सारे कर को खत्म कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया, कर किसके रूप में लेते थे, समझते हैं कि 1791 में, मतलब 1791 में, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, ठीक है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कैसा किया गया, कहा कि भाई सबको समता का अधिकार मिलेगा, सबको समता का अधिकार मिलेगा, सबको एक बराबर समझा जाएगा, ठीक है। ये टाइमलाइन है, इसे समझ सकते हैं। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, 1792 से 93 तक डायरेक्टरी रूल्स रहा। डायरेक्टरी रूल्स में 5 लोगों की सदस्यता वाला सरकार बनाया गया। और इन डायरेक्टरी रूल में भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, ये पांचों एक दूसरे से लड़ते रहते थे, 5 को मंत्री परिषद बनाते थे, ये पांचों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और यही कारण बना, ये डायरेक्टरी रूल्स ही कारण बना था नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का। उदय मतलब उसी के कारण नेपोलियन बोनापार्टे जो था वो उदय करके आया, और उसने क्या किया, फिर से तानाशाही शासन फ्रांस में लागू कर दिया। 1804 में फ्रांस की तख्ता फिर से पलट जाता है, और कौन बन जाता है, नेपोलियन बोनापार्टे जो था वो फ्रांस का राजा बन जाता है। क्या होता है कि 1795 में एक 5 मैन का डायरेक्टरेट बनाया जाता है जो स्टेट को रन करेगा। 26 अक्टूबर 1795 तक यही चलता है, 1795 तक यही चलता है। और क्या हो जाता है, 1799 में फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंड हो जाता है, और किसका उदय हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट 2 का उदय हो जाता है। और इन्हीं का जन्म होता, मतलब इन्हीं के हाथ में शासन व्यवस्था आ जाता है। किसके हाथ में, 1799 में रिवोल्यूशन अंत हो जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में शासन आ जाता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि इस सारे कन्फ्लिक्ट का कारण क्या था, तो कारण ये था कि इसमें सूखा के कारण माना गया कि सूखा के कारण पैदावार बहुत कम हो गया था, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। इस कारण से, है ना, लोगों में विद्रोह की भावना झलक गया, ठीक है। मध्य वर्ग का विकास नहीं हो रहा था, मध्य वर्ग एकता चाहता था, समानता चाहता था, और उच्च वर्ग ये चीज़ को मानता नहीं था, ठीक है। और साथ में कह सकते हैं लुई 16वां जो था ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है। अयोग्य शासक होने के कारण इस तरीका का किया। और साथ में फ्रांस की जनसंख्या अचानक से 50 लाख बढ़ चुका था 50 साल के अंदर में, और उसको खिलाने के लिए रोटी की कमी भी हो गया हुआ था। बात समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीका से मिडिल क्लास के जो लोग थे, स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो लुई 16वां किंग बन जाता है कितना में, 1774 में। ध्यान रखेंगे कि लुई 16वां राजा कब बन जाता है, 1774 में। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसमें आप एक चित्र देखिएगा, बना होगा एक कुर्सी पर, है ना, एक राजा आराम से बैठा हुआ है और उसके सामने एक मजदूर हाथ में थैली लिए बैठा हुआ है। उसी चित्र के एक कोना में तुमको जाल दिखाई देगा, मकरे का जाल दिखाई देगा, और उस जाल में फंसा हुआ, है ना, कीड़ा दिखाई देगा, और दूर से आता हुआ मकरा दिखाई देगा। जाल ये व्यवस्था है, ठीक है। जो मकरा है वो राजा है, और जो मक्खी जो फंसा हुआ है वो प्रजा है,
ठीक है, समझ सकते हैं कि उस पिक्चर में क्या दिखाने के लिए कोशिश किया गया हुआ है। अब हम इस कहानी को, मतलब इस हिस्ट्री के इस पोर्शन को कुछ ऐसे तथ्यों के आधार पर जानेंगे, जैसे कि डायरेक्टरी रूल्स आने के बाद क्या हुआ, ठीक है ना, जो फ्रेंच इतना कस के चिल्ला रहा था एकता और समानता का अधिकार, क्या इसने मजदूरों के लिए क्या किया, बात समझते हैं। राजवंशों का क्या हुआ, क्या ये राजा राजवंश जो था लुई 16वां, क्या ये राज्य छोड़ के भागा या नहीं भागा। हाँ, भाग जाता है, भागता है। पहले तो ये डायरेक्टरी पे साइन कर देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है उस पर साइन कर देता है कि हाँ हम चलो हम तैयार है, सब चीज़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये अगल बगल के राज्यों के साथ अपना संपर्क बढ़ाने लगता है। जैसे इसकी पत्नी जो अस्ट्रिया की राजकुमारी रहती है, इसके फादर से, इसके अगल बगल बॉर्बन डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टी से ये बेचारा लुई 16वां बात करने लगता है, कानाफूसी करने लगता है कि तुम लोग के यहाँ भी हो जाएगा, फलाना रिवोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि तुम लोग भी अपना सैनिक मजबूत करो, और ये युद्ध कर देता है। जिसके कारण इसको बंदी बना के जेल में भी रख दिया जाता है। बाद में गेलेटिन नाम के एक डिवाइस होता है जिस पे चढ़ा दिया जाता है। गेलेटिन एक डिवाइस होता है, ऐसा समझिएगा, गेलेटिन एक डिवाइस होता है, इस तरीके का डिवाइस होता है। इसमें आदमी का गर्दन फंसा दिया जाता है, ऐसे मान लेते हैं ये आदमी का गर्दन है, और ऊपर से ऐसा लोहा डाल करके काट दिया जाता है। गेलेटिन उस पर चढ़ा करके सूली चढ़ा देता था, ठीक है। तो ऐसा ही बहुत सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारा क्रांतिकारी को भी चढ़ाया गया सूली पर, राजा को भी चढ़ाया गया, लुई 16वां को भी मारा गया, इसके परिवार वाले को भी मारा गया, पूरा भाग भाग के मारा गया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी देश के लिए, है ना। द मैन ऑफ आयरन एंड सॉर्ड कहलाया, ब्लड एंड सॉर्ड, आयरन ब्लड एंड सॉर्ड, इस तरीके का लौह और रक्त का मनब कहा गया नेपोलियन बोनापार्ट को। तो हम लोग इसके बारे में और खास करके देखेंगे महिलाओं का क्या रोल था इसमें, है ना। दास प्रथा जिसको हम लोग कहते हैं स्लेवरी, उसका अंत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। राजवंश के अंत होने के बाद क्या शासन व्यवस्था में लोकतंत्र आया कि नहीं आया, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमारे इंडियन इतिहास पर क्या असर पड़ा, इन सब चार पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इतना वीडियो अगर समझ में आया होगा तो हर पॉइंट से आप क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत मुश्किल से इतना नोट्स बना करके आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे अगर समझ में आए वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये शॉर्ट पॉइंट है, हिंदी वाले के लिए हिंदी में है, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में है, तो दोनों आदमी समझ सकते हैं और कहाँ कहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, है ना। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से, है ना, उनके अलग अलग पार्ट को बारे में बताएंगे।